हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, भारत में ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत भारत के अंदर जो शासन करने वाले गवर्नर जनरल और वायसराय थे, हमने उसके बारे में बात किया। हमने बताया कि गवर्नर किसके अंडर में काम करते थे, गवर्नर जनरल किसके अंडर में काम करते थे और भारत के वायसराय किसके अंडर में काम करते थे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत में शासन करने का जो प्रोसेस रहा, ठीक है, वो दो स्टेप में रहा। वो कितने स्टेप में रहा? दो स्टेप में रहा। ठीक है, आइए एक बार हम फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। बताने से अच्छा है कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, भारत, यार कितना पतला लोग लिखते हैं, चमगादड़ की तरह। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, ब्रिटिश भारत, यार सही से नहीं आ रहा है। ठीक है, इस ब्रिटिश भारत में हमने बताया कि कौन कौन शासन करते हैं। एक का शासन चलता है हमारा ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी का। ठीक है, एक शासन चलता है ब्रिटिश कंपनी का और दूसरा शासन जो चलता है वो होता है ब्रिटिश महारानी का, ब्रिटिश महारानी का। ठीक है, ब्रिटिश महारानी का। ये दो फेज में हम शासन हमको देखने को मिलता है भारत के अंदर। ठीक है, अगर हम ब्रिटिश कंपनी के शासन की बात करें तो ब्रिटिश कंपनी का शासन चलता है 1757 एडी से लेकर कब तक? 1857 एडी तक। और महारानी का जो शासन हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1858 से लेकर 1947। ठीक है, लगा दीजिए इसमें भी एडी। एडी मतलब ईस्वी, एडी का मतलब क्या होता है? ईस्वी। सभी में हम ईस्वी लगा सकते हैं एडी की जगह पे। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश शासन चलता है तो वो दो फेज में हमको देखने को मिलता है। एक तरफ ब्रिटिश शासन और दूसरी तरफ कौन किसका शासन होता है? महारानी का शासन। ठीक है, तो इसी ब्रिटिश शासन में, इसी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलता है क्या? हमको देखने को मिलता है गवर्नर और गवर्नर जनरल। क्या देखने को मिलता है? गवर्नर और गवर्नर जनरल। ठीक है, हमको क्या देखने को मिलता है? गवर्नर और गवर्नर जनरल। वही अगर हम महारानी की बात करें तो महारानी के शासन काल में जो पद आता है वो आता है वायसराय, वायसराय। ठीक है, वायसराय। तो ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, एक गवर्नर, दूसरा गवर्नर जनरल और तीसरा वायसराय। अच्छा, यहाँ पे भी हम दो फेज में ही कर देते हैं, थोड़ा सा और आपके लिए सुविधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो फेज में, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि भारत का, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और यहाँ पे भारत का वायसराय। ठीक है, इस तरह से चीजों को आप समझिए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एकदम पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इसको समझिएगा कि क्या है गवर्नर, क्या है गवर्नर जनरल, क्या है भारत का गवर्नर और क्या है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें गवर्नर और गवर्नर जनरल का, तो ये पद हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये पद हमको देखने को मिलता है बंगाल में। ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? बंगाल में। यानी बंगाल में हमको देखते हैं कि बंगाल में पहले गवर्नर का पद आता है, गवर्नर के बाद उसी बंगाल में गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है, बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, उसके बाद महारानी का शासन आता है। ठीक है, और महारानी के शासन में जो है क्या होता है, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद ला दिया जाता है। ठीक है, वायसराय का पद ला दिया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे किसी का डेट के बारे में नहीं लिखा है कि कौन से डेट पे कौन आया था, बस हमने यहाँ पे कंपनी के शासन का ये डेट लिखा हुआ है, ये कंपनी के शासन का डेट लिखा हुआ है। इनके बीच में, ठीक है, यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच में, 1857 के बीच में गवर्नर, गवर्नर जनरल और ये भारत के गवर्नर जनरल, ये सब जो है कि उसके अंडर में होते हैं। अगर हम वायसराय की बात करें तो वायसराय का पद जो है वो 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत महारानी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो भारत में वायसराय का पद कब आता है? तो वो आता है 1858 में। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश महारानी है तो उनके अंडर में कौन काम करता है? केवल वायसराय। ठीक है, कौन करता है? केवल वायसराय। और यहाँ पे कंपनी के अंडर में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वही गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन? ये। ठीक है, जो महारानी के अंडर में शासन करता है वो केवल वायसराय। ठीक है, वो कौन शासन करता है? केवल वायसराय। यानी कि हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल 4 फेज में देखते हैं। ठीक है, हमको गवर्नर देखने को मिलता है, फिर हमको गवर्नर जनरल देखने को मिलता है, फिर हमको भारत का गवर्नर जनरल देखने को मिलता है, फिर हमको भारत का वायसराय देखने को मिलता है, और भारत के वायसराय के बाद आजाद भारत में फिर से वापस आ जाता है क्या? गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद। तो अब इसको एक बार मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, ठीक है, वो कब होता है? 1608 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनकर तैयार होती है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, इस कंपनी में लगभग 217 छोटी छोटी कंपनियों को मर्ज करके, ध्यान रखिएगा, लगभग 217 छोटी छोटी कंपनियों को मर्ज करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर तैयार होती है। ठीक है, और उसमें पैसा लगाने वाले जो लोग थे उनकी संख्या 24 थी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हाँ इसके निर्देशक या इसके डायरेक्टर की संख्या जो थी वो थी 24, यानी कि 24 व्यक्तियों ने 217 कंपनियों को मर्ज करने के बाद एक कंपनी खड़ा किया था जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हाँ ब्रिटेन की महारानी के द्वारा हाँ मान्यता दिया जाता है 1600 ईस्वी में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर होती है, और वही कंपनी जो है 1608 में भारत के अंदर प्रवेश करता है। हाँ, और जो भारत के अंदर आता है इस कंपनी की स्थापना करने के लिए, कंपनी का व्यापार करने के लिए, उसका नाम था विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से वो भारत में पहुंचता है, और भारत के कहां पे? सूरत बंदरगाह पर। ठीक है, सूरत बंदरगाह पर वो आता है, और आने के बाद ठीक है वो जाकर मिलता है किससे? अकबर से। मगर जब वो अकबर से जाकर मिलता है तो पता चलता है कि अकबर का डेथ हो चुका है। कब? 1605 में। 1605 में मुगल बादशाह अकबर का डेथ हो जाता है, और 1605 में अकबर के मृत्यु के बाद फिर विलियम हॉकिंस को किसके पास जाना पड़ता है? उसके पुत्र जहांगीर के पास जाना पड़ता है। फिर जहांगीर से वो परमिशन मांगता है, जहांगीर उसको व्यापार करने का परमिशन दे देता है। ठीक है, मगर बाद में पुर्तगालियों के दबाव की वजह से जहांगीर यानी पुर्तगाली दबाव बनाते हैं कि ब्रिटिश को यहां पर व्यापार करने आप मत दीजिए। तो पुर्तगालियों के दबाव की वजह से क्या होता है? जहांगीर जो है उनको कंपनी बनाने के लिए मना कर देता है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री का नींव पड़ता है वो सूरत के क्षेत्र में पड़ता है, और वहां से जहांगीर जब अपनी सेना लेकर पहुंचता है, क्योंकि मना करता है, वो मानते नहीं है, तो जहांगीर सेना लेकर जाता है। फिर वो भाग कर जाते हैं कहां पे? मछलीपत्तनम में। मछलीपत्तनम में वो दोबारा जो है 1611 में कंपनी बनाना शुरू करते हैं। कंपनी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक जहांगीर को पता चलता है। जहांगीर पुनः अपनी सेना लेकर जाता है कहां पे? मछलीपत्तनम की तरफ।
ठीक है। तो फिर ब्रिटिश कंपनी को लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, पता करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि ये हमें बार बार मना कर रहा है। पहले तो परमिशन दिया और बाद में मना करने लगा। तो पता करने के बाद ये पता चलता है कि पुर्तगालियों के दबाव की वजह से जहांगीर ने ऐसा किया। अब बात यह है कि भाई पुर्तगालियों के दबाव में ये क्यों आ रहा है, तो उसकी जांच करने के बाद ये पता चलता है कि पुर्तगालियों के दबाव में इसलिए आ रहा है क्योंकि जहांगीर को लगता है कि हमसे ताकतवर कौन है, पुर्तगाली। तो ये जो मुगल बादशाह जहांगीर है ये पुर्तगालियों से पंगा नहीं लेना चाहता है, ठीक है, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि पुर्तगाली उनसे भी ताकतवर है और हमसे भी ताकतवर है। तो इस चीज को दिखाने के लिए, इस बात का एहसास कराने के लिए क्या किया, हाँ, अंग्रेजों ने पहले 1511 में, ठीक है, 1511 में स्वाली के युद्ध में किसको, पुर्तगालियों को पराजित किया। स्वाली के युद्ध में, जो कि कब हुआ था, 1511 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया और पराजित करने के बाद अपना यह परिचय दिया कि पुर्तगालियों से कहीं ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कौन है, हम ब्रिटिश हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे वो जाते हैं, यानी विलियम हॉकिंस कहां पे जाता है, नूरजहां के पास जाता है, जो कि जहांगीर की पत्नी होती है। किसी तरह उनको जो है कि उनकी वेशभूषा में, उनकी भाषा में उनसे बात करता है, उनको इम्प्रेस करता है। उनको इम्प्रेस करने के बाद फिर नूरजहां जहांगीर से बोलती है कि अजी कि आप क्यों नहीं इनको परमिशन दे रहे, ये तो बहुत भले और बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि नूरजहां के कहने पर जहांगीर ने उनको परमिशन दे दिया और फिर 1611 में, मैंने बार बार 1500 कुछ बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो 1611 में, कब, 1611 में, ठीक है, क्योंकि कंपनी ब्रिटेन में बनकर तैयार होती है। 1599 में, 1600 में महारानी ब्रिटेन के अंदर उनको मान्यता देती है, 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का परमिशन भी देती है। और वो कंपनी भारत में 1608 में पहले सूरत में आता है, जहांगीर बनाने नहीं देता है, सूरत से वो मछलीपत्तनम में जाते हैं, ठीक है। कब, 1611 में, वहां पे भी बनाने नहीं देता है। उसके बाद वो नूरजहां से मिलते हैं, नूरजहां से कहते हैं, और नूरजहां के कहने के बाद 1613 में उसी सूरत में पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव पड़ा था सूरत में 1608 में, मगर कंपनी कंप्लीट रूप से बनकर तैयार हुआ था 1613 में, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से कंपनी को व्यापार करने की जो अनुमति मिलती है वो 1615 में मिलती है, ठीक है। कब मिलती है, 1615 में, ठीक है। तो ये कंपनी का दौर रहा। उसके बाद कंपनी 1608 से कह सकते हैं कि 1608 से लेकर 1757 तक वो व्यापार करती है, भारत के छोटे छोटे भागों को जीतती है। मगर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करता है, ठीक है। और प्लासी के युद्ध में प्लासी की सेना का नेतृत्व करने वाला जो ब्रिटिश था वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद बंगाल में पहला गवर्नर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेजों के ऊपर इस बात का आरोप लगता है कि तुमने छल और कपट की वजह से यह युद्ध जीता था, ठीक है, नहीं तो तुम जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कभी पराजित नहीं कर सकते। तो इस बात को ये दिखाने के लिए अंग्रेज की नहीं, हम छल से नहीं बल्कि अपने ताकत से युद्ध जीते हैं और आगे भी हम जो है कि इसी तरह किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, ठीक है। पर लोगों ने उनके ऊपर जो लालछन लगाया, उस लालछन को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए अंग्रेजों को फिर एक मौका मिला बक्सर के मैदान में। बक्सर के मैदान में 1764 में पुनः अंग्रेजों का सामना होता है भारतीय शासकों से। इस बार अंग्रेजों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वास्तव में हम छल और कपट से नहीं बल्कि अपने ताकत से प्लासी का युद्ध जीते थे। क्योंकि इस बार जो बक्सर के युद्ध में हुआ था वो लोगों को हैरान कर दिया था, क्योंकि इस बार अंग्रेजों ने न केवल बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित किया, न केवल अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पराजित किया, बल्कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड यानी शाह आलम द्वितीय को भी पराजित करने के बाद ये दिखा दिया कि अंग्रेज अपने दम पर इस युद्ध को जीते थे। अंग्रेज जो है काफी ताकतवर हैं, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद यानी कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव मजबूत की, तो वही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना सत्ता स्थापित कर दिया, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से भारत पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब ना तो मुगल रहे, ना तो नवाब रहे और ना ही मराठा रहे, ठीक है। तो उसी के बाद जो है कि
हाँ, प्लासी के बाद हमारा गवर्नर आते हैं और उसके बाद गवर्नर जनरल के भारत के बाद भारत का गवर्नर जनरल आता है और भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय आता है और भारत के वायसराय के बाद एक बार फिर से भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। हो गया। अब आइए, अब आते हैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से फिगर बनाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत का। ये स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की बात है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि गवर्नर कौन है होते थे, गवर्नर का पद कब आया था, गवर्नर जनरल कौन होते थे, गवर्नर जनरल का पद कब आया था, वायसराय कौन है, वायसराय का पद कब आया था, भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, भारत का वायसराय कौन होता है, और जब गवर्नर जनरल था तो भारत आज़ादी के बाद फिर कहाँ से गवर्नर जनरल का पद आ गया, जबकि वो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था। ठीक है, गवर्नर कहाँ पे काम करते थे, गवर्नर जनरल कहाँ पे काम करते थे, ठीक है, और वायसराय कहाँ पे काम करते थे और किसके में काम करते थे। तो आज हम इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्रिटिश का जो है क्या, ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश जो शासन है वो किस तरह से चलती है। ठीक है, तो हमने बताया कि ब्रिटिश शासन की जब हम बात करते हैं तो मेनली हमारी बात आती है 1757 से लेके 1947 तक। ठीक है, तो 1757 से लेके 1947 तक भारत पर जो शासन होता है, ठीक है, उसी को हम ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया कि दो फेज हम देखते हैं, इसमें हम दो फेज देखते हैं। एक तरफ जो हमको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी का शासन। ठीक है, एक तरफ ब्रिटिश कंपनी का शासन, तो दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी या क्राउन या ताज भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश महारानी या क्राउन या ताज का शासन लिख देते हैं, क्या ताज लिखें, इतना तो समझदार हो गए ही। ये हटा दे बिंदी, नहीं तो इसको भी समझ जाओगे कुछ। अरे भाई हटिया। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे भी रिपीट कर देते हैं डेट को। जो ब्रिटिश शासन चलता है उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा देखिए। ओहो, चेंज कर लो भैया। हाँ, ब्रिटिश शासन का जो टाइमिंग चलता है वो चलता है 1757 से लेकर, लिखो पूरा नहीं तो तुम लोग, 1757 एडी से लेकर 1857 एडी तक। ठीक है, ये भारत में चलता है क्या, ब्रिटिश कंपनी का शासन। लगभग 100 वर्षों तक भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन होता है। वही अगर हम बात करें तो 1858 एडी से लेकर 1947 एडी तक जो भारत में शासन चलता है वो किसका चलता है, ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश महारानी का शासन चलता है। बड़ी गौर से लेक्चर को समझिएगा और देखने का प्रयास करिएगा, सारी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक तरफ ब्रिटिश कंपनी का शासन और दूसरी तरफ जो है क्या है, ब्रिटिश महारानी का शासन। ठीक है, अच्छा, अब ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत हम देखते हैं तो भारत में हमको दो तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरह का, दो तरह का। अरे यार क्या चिपक रहा है, ज़्यादा ठंडी लग रहा है। ठीक है, एक है बंगाल,
एक तरफ हम देखते हैं बंगाल और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या, भारत। एक तरफ हम देखते हैं क्या, बंगाल, और दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत। अब बंगाल में क्या, बंगाल में भी हमको दो फेज में देखने को मिलता है। बंगाल में हमको दो तरह से चीजें देखने को मिलता है। उसी तरह हमको भारत में भी दो चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, बंगाल में थोड़ा डायग्राम को ही समझिए, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, इस फिगर को पहले न लगाएं, हट जा भैया, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के हिसाब से बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए चेंजिंग, हाँ, अब देखिए बंगाल में हमको क्या देखने को मिलता है। बंगाल में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है गवर्नर। गवर्नर, ठीक है, बंगाल में गवर्नर। गवर्नर, गवर्नर जनरल। हाँ, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बंगाल। तो देखिए बंगाल में गवर्नर और गवर्नर जनरल ये दो पोस्ट हैं। ठीक है, और बाद में भारत में जो है कि क्या हमको देखने को मिलते हैं, गवर्नर जनरल। कहने का मतलब है कि जब, हाँ, जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद भारत में यानी बंगाल में जो गवर्नर नियुक्त किया जाता है वो कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल में हम एक देखते हैं गवर्नर और दूसरा देखते हैं गवर्नर जनरल। बाद में इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को किसमें बदल दिया जाता है, भारत के गवर्नर जनरल में। ठीक है, किसमें, भारत के गवर्नर जनरल में। तो थोड़ा सा अब हम इसके आगे वाला भी देख लेते हैं। ठीक है,
गवर्नर जनरल। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दो तरह की चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे भी हम दो तरह की चीज़ें देखते हैं। एक हमको देखने को मिलता है क्या, एक हमको देखने को मिलता है ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश ब्रिटिश भारत, और दूसरा हम जो है, अच्छा इसी से लिख दें, स्वतंत्र भारत। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत की हम बात करें, ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत में हमको देखने को मिलता है क्या, वायसराय, वायसराय, ठीक है, क्या देखने को मिलता है पद हमको, वायसराय। उसके बाद हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में हमको फिर से देखने को मिलता है क्या, गवर्नर, गवर्नर जनरल, हमको क्या देखने को मिलता है, गवर्नर जनरल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये तीन तरह का शासन है। एक पहला गवर्नर, अच्छा जब गवर्नर का पद था तो वो केवल बंगाल का था, यानी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल। बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है कि महारानी का शासन आता है, और महारानी के शासन में जो भारत का गवर्नर जनरल था उससे जो है क्या कर दिया गया, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। यानी कि भारत का वायसराय किसके अंडर में काम करता था, तो महारानी यानी कि क्राउन के अधिकार क्षेत्र में काम करता था, अंडर में काम करता था। उसके बाद हमारा देश आजाद होता है, तो आजाद होने के बाद वायसराय के पद को समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद ला दिया जाता है। ठीक है, और ये पद चलता है हमारे मतलब संविधान के बनने के पहले तक। फिर हमारे भारत का संविधान बनता है, और हमारे भारत के संविधान बनने के बाद इनका जगह ले देता है हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त होता है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा इसमें लिख देंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा। फटाफट करिए। हो गया, चलिए अब हम आते हैं, यहां से शुरू करते हैं। अब आइए, यहां पे दिख रहा है, ठीक तो है। ठीक, चलिए चेंज करना होगा, इसमें भी बना लेते हैं। आइयो, थोड़ा इसका भी यूज कर लें। देखिए डेट है 1757, ठीक है, 1757, ये डेट तो आपको पता ही हो गया होगा। 1757 क्या है, कौन सी घटना हुई थी 1757 में? ठीक है, आप बताएंगे कि 1757 में कौन सी घटना हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी, बक्सर या कोई अदर? ठीक है, 1757 में कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध होने के बाद भारत में पहला गवर्नर, भारत में यानी कि बंगाल में पहला जो गवर्नर बनाया जाता है वो बनाया जाता है क्लायू को। ठीक है, किसको, रॉबर्ट क्लायू, रॉबर्ट, ये चेंज करें थोड़ा, मुझे हो अच्छा नहीं लगता। चलिए बार इरेज ही हो जा रहा है। अब चेंज करते हैं, हाँ, किसको, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। नीचे लिखना होगा यार, जगह का भी तो समस्या है। रॉबर्ट, हटो, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक
ठीक है। 1757 में प्लासी के युद्ध में हारने के बाद बंगाल का नवाब या बंगाल का गवर्नर, नवाब की जगह पे अब कौन आ गया, गवर्नर आ गया, और बंगाल का पहला जो गवर्नर होता है वो कौन होता है, रॉबर्ट क्लायू। रॉबर्ट क्लायू के बाद कौन आता है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, हेस्टिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होता है, रॉबर्ट क्लायू, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होता है, वारेन हेस्टिंग। ये 1757 में आता है, और जो अंतिम गवर्नर बनता है, ठीक है, वो 1772 में बनता है, ठीक है, जिसका नाम था क्या, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय में ही, अब यहां पे मैं कहां पे लिखूं, चलो ऊपर लिख देता हूं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ध्यान रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है कि अब बंगाल के गवर्नर के पद को बना दिया जाता है क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी जो बंगाल का गवर्नर होता है वो क्या बन जाता है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। किस अधिनियम के तहत, तो 1772 लिखे हैं क्या जी, 1773 वही तरीके, हटो, पानी कैसे छोड़ रहा है, 1700, अरे यार क्या हो गया, सब उल्टा पुल्टा कहीं हो रहा है भाई, लेक्चर बर्बाद होगा क्या। 1773, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल का गवर्नर किस में बदल गया, बंगाल का गवर्नर जनरल में, ठीक है। देखिएगा, इसके पहले अगर हम बात करें, तो भारत में यहां पे देखिए क्या था, यहां पे बंगाल था, ठीक है, यहां पे बंगाल था, यहां पे मुंबई था, और यहां पे मद्रास था, ठीक है। यानी कि तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। कब, 1773 के पहले, यानी 1772 तक आप कह सकते हैं, ठीक है। 1773 पहले, हाँ, 1772 तक क्या होते थे, अलग अलग होते थे क्या, गवर्नर, ठीक है। बंगाल के अलग गवर्नर, मद्रास के अलग गवर्नर, और मुंबई के अलग गवर्नर। फिर क्या हुआ, फिर तीनों गवर्नर को, मतलब कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर में। यानी कि दोनों की शक्तियां बंगाल में क्या कर दी गई, समाहित कर दी गई। तो ऐसे में अब बंगाल की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे में बंगाल की शक्ति बढ़ जाती है। अब बंगाल का गवर्नर न रहकर क्या बन गया, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मुंबई और मद्रास की जो दो प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को हवाले कर दिया जाता है किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के। और जैसे ही इन दोनों की शक्तियां इसमें समाहित होती है, वैसे ही अब ये गवर्नर न होकर क्या बन गया, गवर्नर जनरल। तो क्योंकि इसके पहले कौन था, वारेन हेस्टिंग ही था, तो इसलिए वारेन हेस्टिंग को ही क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब, 1773 में। तो 1773 में कौन बनता है, बंगाल का। तो 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है कौन, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है 1832 का समय। अब 1832 में क्या होता है, तो 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, विलियम बेंटिंक,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या है? ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उसके बाद इनके समय में एक चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम आता है 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का क्या आता है? चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है? इस एक्ट के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया गया? उसे एक भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब बंगाल से वो केवल शासन कर रहा था, अब चूंकि बंगाल ही पूरे भारत पर अपना क्या कर रहा था? अपना जो है कि शासन चला रहा था, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अब अधिकार लगभग पूरे भारत पर हो चुका था, तो इसलिए बंगाल के ही गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किस एक्ट के तहत? 1833 एक्ट या 1833 अधिनियम या 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसी के तहत जो है कि क्या कर दिया गया? अब गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का क्या बन गया? वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्या लिखा? ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पे क्या 1833 से लेकर 1857 का दौर। ठीक है, 1857 का दौर। तो आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम ये देखते हैं कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होता है, उसी को ही भारत का क्या बनाया जाता है? प्रथम गवर्नर जनरल। और वो कौन होता है? वो यही होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद 1757 आता है, और 1757 में क्या होता है? तो 1757 में लॉर्ड कैनिंग क्या होता है? ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के बाद फिर क्या आता है? फिर एक जो है आ जाता है फरमान। ठीक है, फिर एक फरमान आ जाता है, और वो फरमान क्या होता है? ठीक है, हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होता है। ठीक है, कौन सा क्रांति? 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति में जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, चल नहीं रहे क्या ऊपर? चलिए, 1857 की क्रांति जो होता है, इस क्रांति में, ठीक है, इस क्रांति में यानी कि भारतीयों ने आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया था, और इसमें भारतीयों की पराजय हुई थी। ठीक है, पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, फिर भी हुआ था, काफी नुकसान, काफी क्षति हुआ था। ठीक है, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी नाम वीडी सावरकर के द्वारा दिया जाता है। इसको सैनिक विद्रोह का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पराजित होने के बाद, हारने के बाद भारत में, अब भारत में क्या हो गया? अब भारत में ब्रिटिश कंपनी की जगह पर ब्रिटिश महारानी का शासन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि महारानी पहले से ही चाहती थी ब्रिटिश कंपनी को भारत से बाहर करना। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा था भारत में, और ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे भारत पर शासन स्थापित कर ली। अब भारत और ब्रिटेन का अगर कंपेयर करें, तो हर मामले में उस समय हमारा भारत ब्रिटेन से आगे था। चाहे वो हम एरिया की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम पैदावार की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, सिर्फ हमारे पास टेक्नोलॉजी में हथियार नहीं थे कि हम किसी बड़े युद्ध से लड़ सके अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, और दूसरी चीज है कि लोग अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा जो थे, वो क्या थे? वो अपने आप को राजा घोषित किए हुए थे।
ठीक है। तो औरंगजेब तक ही केवल भारत एक बड़े भाग पर शासन किया था। औरंगजेब के 1707 में मृत्यु होने के बाद भारत जो है बिखर गया, मुगल साम्राज्य बिखर गया, ठीक है, सब कुछ बिखर गया और भारत पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है। और यूरोपीय कंपनियों का आगमन ही नहीं बल्कि उनका शासन भी स्टार्ट हो जाता है भारत के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि महारानी का शासन आता है और महारानी का शासन जो है वो कब, वो 1858 में इन्होंने एक अधिनियम लाया जिसको हम भारत शासन या शासना अधिनियम कहते हैं, ठीक है, अधिनियम कहते हैं। और इसी अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी जो थी वो अंग्रेजों से सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और अंग्रेजों को बोलती है कि अब तुम सिर्फ क्या करोगे, भारत के अंदर केवल व्यापार ही करोगे, व्यापार के सिवा तुम और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको केवल एक व्यापार के तौर पर ही छोड़ दी, कौन, महारानी। अच्छा, अब देखते हैं तो अब क्या होता है कि इसी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया जाता है, भारत का वायसराय। और ये वायसराय का पद कब आता है, अच्छा वायसराय में भी हम देखते हैं 2 फेज, ठीक है। 1800 कलर चेंज नहीं तो मिक्स हो जाएगा भाई, 18 अरे यार आजा चलो 1858 का दौर आता है और 1858 में भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, यही लॉर्ड कैनिंग। पहले इसको लिख देते हैं 1946। अब हटो भाई तुम, कलर चेंज, चलिए ठीक है। किसको, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का प्रथम वायसराय बनता है, ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय बनता है। उसके बाद 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन, उटम पेटम कर रहे हैं, हटो यार, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये लॉर्ड माउंटबेटन है। ये क्या है, ये जो है भारत का अंतिम वायसराय है। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत में 1857 की क्रांति किस वायसराय के अंडर में हुआ था या शासनकाल में हुआ था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। 1946 के बाद हमारा भारत यानी हमारा देश क्या हो जाता है, हमारा देश आजाद हो जाता है। अब हमारे देश के आजाद होने के बाद, ठीक है, आजाद होने के बाद क्या होता है, आजाद होने के बाद अब ये जो वायसराय का पद था ये क्या कर दिया जाता है, ये समाप्त कर दिया जाता है। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है। अब वायसराय के पद को जब समाप्त किया जाता है तो फिर हमको 2 पद यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, दो फेज हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि जो भारत का वायसराय था, अब उस वायसराय के पद को खत्म करके फिर से ला दिया गया क्या, गवर्नर जनरल का, ठीक है, किसका, गवर्नर जनरल का। तो ये 1947, ठीक है, 1947, हाँ 1947 में जो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसी को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल, ठीक है। किसी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि जो भारत का अंतिम वायसराय होता है उसे ही भारत का यानी स्वतंत्र भारत का क्या बना दिया जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर
जनरल बना दिया जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कौन? उसके बाद आ जाता है राजगोपालचारी। राजगोपालचारी, ओहो, ओहो, क्या कर रहे हैं यार, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा। 1948 में क्या हो जाता है? 1948 में राजगोपालाचारी, ठीक है, ये गवर्नर जनरल, वायसराय, फिर गवर्नर जनरल, इतने सारे पद हमको देखने को मिलते हैं। दिख रहा है सही सही? मुझे तो लग रहा है कि शायद क्लियर हो जाए, दिख जाए। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हो गया? अब देखिए, अब असली कहानी अब ध्यान से सुनिए और देखिए। अब हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं बारी बारी से, क्योंकि मेरे में यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं लिख ही देता हूँ इस स्लाइड थोड़ा ऊपर करके। पहले तो ये समझ लीजिए कि 1773 में क्या हुआ था। 1773 का जो एक्ट आया था उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद आता है 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। और ये बनाया किसके अधिकार क्षेत्र में? तो महारानी के अधिकार क्षेत्र में। अब यहां पे कंपनी का 100 सालों का शासन समाप्त होता है और महारानी का शासन प्रारंभ होता है। महारानी का जो शासन है वो 1858 से लेकर भारत की आजादी तक यानी 1947 तक चलता है। 1947 के बाद एक बार फिर से हमारे भारत में गवर्नर जनरल का पद आता है, क्योंकि अभी हमारे भारत का संविधान नहीं बना है, इसलिए नए पद का सृजन नहीं किया गया है कि भारत में मतलब कि जो गवर्नर या गवर्नर जनरल या जो वायसराय है उनकी जगह पर हम किसे रखा जाए। बस ये था कि हम अंग्रेजों के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे और अंग्रेजों के अकॉर्डिंग हम पदवी या उपाधियों को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब हम आते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर प्लासी के युद्ध में हारने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का पहला गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ठीक है, तो 1757 में बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब भारत का गवर्नर की जगह पे भारत का गवर्नर जनरल आ जाता है पद, और ये पद आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग, 1773 में आता है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग यानी कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है उसे जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1832 में 1832 में क्या होता है कि उसी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो होते हैं वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। इनके बाद फिर एक अधिनियम आता है 1833 का, और उस अधिनियम के तहत अब बंगाल की गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह पे अब आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे हम देखते हैं कि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम वेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिंग था। लॉर्ड विलियम वेंटिंग के साथ साथ हम ये देखते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो होता है वो होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में क्या होता है? 1857 का क्रांति, 1857 का विद्रोह होता है, और इस विद्रोह के बाद महारानी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और कंपनी को केवल व्यापार तक सीमित रहने को बोलती है। ठीक है, तो महारानी के द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है और उसके तहत वो भारत का सत्ता अपने हाथ में लेती है, और अब
उन्होंने महारानी ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया जिसको हम वायसराय बोलते हैं। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वही लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, और भारत का अंतिम वायसराय की बात करें तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब 1946 के बाद हमारा देश 1947 में आजाद हो जाता है, तो इसलिए वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। अब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत का, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब चूंकि स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन भी है, स्वतंत्र भारत का राजगोपालचारी भी है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में ये हमको अलग करना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो हम आंसर करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन होता है? स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो होता है राजगोपालचारी। ध्यान रखिएगा, दोनों के बाद फिर दोबारा किसी को मौका नहीं मिला। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यानी प्रथम और अंतिम दोनों के लिए आंसर कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर और स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर, दोनों का आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसमें भी कौन होगा? राजगोपालचारी। ठीक है, इसके बाद ये पद चलता है, राजगोपालचारी का पद चलता है संविधान बनने के पहले तक, यानी कि 1948 से लेके 1950 तक। 1950 के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, यानी 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और भारत के संविधान बनने के बाद भारत में संसदीय चुनाव होता है, और संसदीय चुनाव के अकॉर्डिंग भारत में अब क्या हो गए? अब भारत में जो है गवर्नर जनरल का पद खत्म करके उसके जगह पर क्या लाया गया? अब अलग तरीके मतलब की संसदीय शासन प्रणाली के आधार पे, यानी कि गवर्नर जनरल का एक तरह से कह सकते हैं कि पद कौन ले लिया? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, इनका स्थान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल है। ठीक है, अगर इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसको बनाकर किसी दीवार पे जहां पे आप ज्यादा बैठते सोते उठते बैठते हैं वहां पे लगा देंगे, इसको एक बार दो बार तीन बार देखेंगे, बाय डेट आपको जो है कि याद हो जाएगा। और ये सारा अगर आपको याद हो गया तो ये आप समझिए कि लगभग आपको ब्रिटिश हुकूमत का आधा चैप्टर आप तैयार कर लिए। ठीक है, आपको समझ में ये चीजें आ जाएगा। हमने एकदम साफ साफ लिख दिया है कि कौन कंपनी के अधिकार में शासन किया था, कौन महारानी के अधिकार में शासन किया था, और स्वतंत्र भारत में कौन कौन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। नोट क्या करना है, बस इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।